नीचे उतरती है नजर देखकर शॉक्ड हो जाती है वो औरतें। अरे दीदी ये क्या, देख के तो लग रहा है आपकी बहुत संस्कारी खूब है, लेकिन शायद कपड़े पहनना भूल गई। नीचे मुंह पे घूंघट तो है लेकिन नीचे कपड़े कम पड़ गए। संस्कारी तो नहीं लेकिन बेशरम बहू जरूर लग रही है। रीता देवी और रामचरण जी पैसों के लालच में आकर अपने बेटे मनोज की शादी शेठ धनीराम की बेटी सोनाली के साथ करा देते हैं। इस शादी से रीता देवी काफी खुश होती है क्योंकि उसे काफी सारा धन जो मिलने वाला था। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। पंडित जी के मुंह से ये बात सुनते ही रीता देवी धनीराम जी के पास पहुंच जाते हैं। अरे सेठ जी, शादी तो संपन्न हो गई, अब आप भी अपना वादा निभा दीजिए। अरे हाँ हाँ रीता देवी जी, जरूर जरूर, ये लीजिए, इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं जितना मैंने कहा था। बस इतना ध्यान रखिएगा, मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अरे हाँ हाँ सेठ जी, चिंता क्यों करते, उसे हम बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे, खूब ख्याल रखेंगे उसका। दूसरी सुबह रामचरण जी और रीता देवी दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी उसकी बहू सोनाली चाय बनाकर वहाँ लेके आती है। पापा ये लीजिए चाय। जैसे रामचरण जी की नजर उसकी बहू पर पड़ती है वो तो थर थर कांपने लगते हैं। अरे बहू, अरे क्या हुआ जी, आप थर थर कांपने क्यों लगे? बहू कोई डायन है क्या कि देख के डर गए? अरे भाग्यवान, जरा घूम के तो देखो। फिर जैसे रीता देवी अपनी बहू को देखती है वो भी शॉक्ड हो जाती है अपनी बहू को देखकर, उसके ड्रेसअप को देखकर, क्योंकि उसकी बहू छोटे छोटे कपड़ों में यहाँ आई हुई थी। अरे अरे बहू, ये क्या, इन कपड़ों में यहाँ क्यों आ गई? बेडरूम का कपड़ा बदलने भूल गई क्या? जल्दी जा यहाँ से और जल्दी से जाके पूरे कपड़े पहन के आ। अरे माँ जी, इन कपड़ों में बुराई क्या है? मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। क्या ऐसे कपड़े पहनती हो? इसका मतलब हर रोज हमें तुम्हें इन कपड़ों में देखना पड़ेगा। अरे माँ जी, इन कपड़ों में बुराई क्या है? मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न कपड़े पहनी हूँ, इसमें दिक्कत कहाँ है? अरे भाग्यवान, तुम ही समझाओ इसे, मैं चलता हूँ यहाँ से। ये कहते हुए रामचरण जी वहाँ से चले जाते हैं। अरे बहू, घर में ससुर जी के सामने ऐसे कपड़ों में नहीं आया करते, पूरे कपड़ों में आया करते ना, साड़ी पहनकर अच्छा लगता है ना बहू, संस्कारी टाइप। क्या माँ जी, मुझे वो सब कपड़े पहनना पसंद नहीं है। मैं पापा से कह दूंगी कि कैसे घर में मेरी शादी दे दिए कि यहाँ कपड़े पहनने की भी स्वाधीनता नहीं है। अरे नहीं नहीं बहू, तू अपने पापा से कुछ मत कहना। नहीं नहीं, तुझे जो अच्छा लगे वही पहनना। रीता देवी अपनी बहू को किचन लेके आती है। अरे बहू, आजा आजा किचन में, आज तेरी पहली रसोई है ना, तो तू कुछ अच्छा सा बना देना, तार सबका मन जीत लेना। लेकिन माँ जी, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। अरे बहू, शगुन के लिए कुछ भी बना देना, हम खुशी खुशी खा लेंगे। ये कहते हुए सास रीता देवी वहाँ से चली जाती है और इधर सोनाली, अरे अब मैं क्या बनाऊं? सासू माँ भी मुझे यहाँ फंसा कर चली गई, कुछ बना लेना। आज तक जिंदगी में कभी भी रसोई नहीं देखी थी कैसा होता है, और रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या बनाऊं सबकी खुशी के लिए? दोपहर का वक्त हो रहा था। रामचरण जी और रीता देवी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ए जी, पता है आज बहू खाना बना रही है? अरे हाँ हाँ, देख के ही पता चल रहा है। सब्जियां तो देखो जैसे काली काली पड़ गई है, जली हुई सब्जी खानी पड़ेगी आज। अरे धीरे धीरे सीख जाएगी, ऐसा क्यों कह रहे? हमारी बहू है जो। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बहू नहीं, तुम्हें तो पैसा दिख रहा है। इतना पैसा लेकर शादी जो करवाई हो अपने बेटे की, बहू की तारीफ तो करोगी ही। अब क्या ये सिर्फ सब्जियां ही खानी है या रोटी भी आएगी? अरे पापा, सब्जियां क्यों, रोटी आ गई, ये लीजिए रोटियां। रोटी देखकर रामचरण जी का मुंह उतर जाता है क्योंकि सारी रोटियां जल चुकी थी। अरे बहू, ये क्या रोटी है या? अरे जी रोटियां ही है, थोड़ी सी काली पड़ गई है, आप मैनेज करके खा ही लीजिए। बहू ने आज कितने प्यार से बनाई है, ला बहू रोटियां दे। फिर सोनाली रोटी सर्व करती है। रामचरण जी को न चाहते हुए भी ये जली रोटियां और जली सब्जी खानी पड़ती है। और इधर
रीता देवी के बड़ी ही खुशी खुशी से रोटी सब्जी खाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी बहू की बुराई निकालेगी या कुछ सुनाएगी तो उनकी खैर नहीं। रीता देवी किचन में थी, तभी उसकी बहू सोनाली वहाँ आ पहुँचती है। अरे माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बहू हाँ, आज हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ समोसे मैं बनाई हूँ। ये जब मैं कहूँगी तब लेके आ जाना, और हाँ मेरे खातिर घूंघट में आना, क्योंकि वो लोग थोड़ी सी संस्कारी टाइप की है, इसीलिए आज के लिए बहुत न कर देना। अरे हाँ माँ जी हाँ, जरूर आपके लिए मैं आज घूंघट में आऊंगी उनके सामने, चिंता मत करिए। शाम का वक्त हो रहा था, पड़ोस की कुछ औरतें आई थी रीता देवी के घर उसके बहू की मुंह दिखाई के लिए। अरे दीदी, आपकी बहू कहाँ है? उसे तो बुलाइए, उसके मुंह दिखाई के लिए आए हैं, अभी तक नजर नहीं आ रही है। सुना है आपकी बड़ी ही संस्कारी बहू है। अरे हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, काफी खूबसूरत और संस्कारी बहू मिला है बड़े ही नसीब से रीता को। अरे हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं मिलेगा, मेरे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए तो बहू भी अच्छी मिली है, संस्कारी। अरे वो बात तो है, आपका नसीब ही अच्छा है, हमारे नसीब फूटे हैं जो ऐसी बहू मिली। हमारे तो कुछ बात भी नहीं सुनती ठीक से। अब सब्र नहीं हो रहा है, उसे बुलाइए तो अपनी बहू को। अरे हाँ हाँ, अभी बुला देती हूँ। अरे बहू सोनाली, सोनाली बहू, आ जरा यहाँ मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेके। तभी धीरे धीरे सोनाली वहाँ पर आ पहुँचती है, नाश्ता लेकर सर पर घूंघट डाले। चाची ये लीजिए नाश्ता। अरे लो, आ गई मेरी बहू, अब देख के बता जरा कैसी है हमारी संस्कारी बहू। तभी वो औरतें सोनाली को अच्छे से देखने लगती है, सर पर घूंघट ओढ़े सोनाली खड़ी थी। जैसे ही घूंघट से नीचे उतरती है नजर, देखकर शॉक्ड हो जाती है वो औरतें। अरे दीदी, ये क्या? देख के तो लग रहा है आपकी बहुत संस्कारी खूब है, लेकिन शायद कपड़े पहनना भूल गई। नीचे मुंह पे घूंघट तो है, लेकिन नीचे कपड़े कम पड़ गए। संस्कारी तो नहीं, लेकिन बेशरम बहू जरूर लग रही है। अरे हाँ हाँ, सही कह रही है। छी छी छी, हमें यहाँ पर बुलाकर बेइज्जत करने से अच्छा हम आते ही नहीं। ऐसे बेशरम बहू को हमारे सामने खड़ी कर दी। छी रीता, हमने कभी सोची भी नहीं थी कि तू ऐसे करेगी। वो दोनों औरतें सोनाली के कपड़ों को देखकर खूब बुरा भला कहती है और रीता देवी को बड़ी ही खरी खोटी बातें सुनाती है। सुनाने के बाद वहाँ से वो दोनों औरतें चली जाती है। रीता देवी भी वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या हुआ? माँ जी को ये औरतें ऐसे क्यों बात सुना रही थी? वैसे भी माँ जी ने तो मुझे कहा था कि घूंघट लेके आने के लिए, मैं घूंघट तो लेके आई, तो फिर क्या हुआ? रीता देवी किचन में आकर खुद को कोस रही होती है। अरे मेरे ही नसीब फूटे थे कि मैं पैसों के लालच में आकर ऐसी बहू ले आई कि थोड़ा सा मेरा मान सम्मान भी नहीं रख पाई। सबके सामने ऐसे वस्त्र पहन के आ गई। छी छी छी, मैं तो अब मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। सबको कितना कह रही थी मेरी बहू कितनी संस्कारी है, और मैं पैसों के लालच में एक मॉडर्न बहू लेके आई जो ऐसे निकली मॉडर्न कम बेशरम ज्यादा है। अब मैं क्या करूं, नसीब ही फूटे हैं। तो रीता देवी खुद को कोस रही होती है और ये सारी बातें बोल रही होती है, और दरवाजे के पीछे से सोनाली ये सारी बातें सुनती है। उसे काफी बुरा लगता है। सोनाली कमरे में आती है, उसे काफी बुरा लगा था उसकी सास की बातें। अरे सासू माँ सही कह रही थी, मैं ही बुरी हूँ, मैं थोड़ा सा खुशी नहीं दे सकती। माँ जी ने कहा कि मुझे घूंघट में आने के लिए, लेकिन मैं भूल गई थी कि घूंघट के साथ अच्छे कपड़े भी होने चाहिए। मैं तो मॉडर्न कपड़ों में आ गई, मॉडर्न बनकर, और सबके सामने वैसे आ गई। सासू माँ को सब कुछ सुना के चली गई। जी 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 जी, मैं मॉडर्न नहीं बेशरम हो चुकी हूँ। नहीं नहीं, मुझे बदलना होगा अपनी सासू माँ के लिए, अपने परिवार के लिए मुझे बदलना चाहिए। दूसरी सुबह सभी कोई हॉल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर सोनाली आती है।
चाय लेकर। सभी कोई सोनाली को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उनके सुबह चाय लाने को नहीं, वो पूरे कपड़े में जो आई थी। पापा मम्मी ये लीजिए चाय। अरे सोनाली ये क्या, तुम्हारा ये परिवर्तन हुआ कैसे? अरे हाँ बहू, एकदम से मॉडर्न से संस्कारी बन गई। रातों रात ये चमत्कार हुआ कैसे? वो पापा कल कुछ औरतें आई थी और मेरे कारण मेरी सासू माँ को सुनना पड़ गया, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण किसी को बुरा लगे। इसलिए मैंने तय की कि आज से मैं ऐसे कपड़ों में रहूंगी, संस्कारी बनकर। इन कपड़ों में जो खुशी है वो मॉडर्न कपड़ों में नहीं है। अरे ये हुई ना मेरी संस्कारी बहू। भले ही देर हुई समझने में, लेकिन समझी तो पूरा पूरी संस्कारी होके आई। अब से सोनाली अपने पूरे कपड़ों में रहती है, कोई मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती है। अपने परिवारजनों के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताती है। अब से रीता देवी भी गर्व से करती है अपनी संस्कारी बहू की बातें। छी 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 छी, अरे अरे सुधा ये क्या कर दी? मेरे ऊपर इतना गंदा सा गैस क्यों छोड़ दी? अरे मैं बेहोश हो जाऊंगा। बड़ी महक है। जी चुप रहिए, आप अभी कोई बेहोश नहीं होंगे। आप तो अंडे हैं अंडे। वैसे भी अंडे पर कोई असर नहीं होता है, और असर होगा तो अच्छा असर होगा। जल्दी से आप अंडे से बाहर निकल पाएंगे मेरे ये गरम गरम गैस पाकर। सुधा का पति महेश एक बड़ा सा अंडे में परिवर्तित हो गया था, जिस कारण सुधा हर रोज उसे गरम करती थी और गंदी गंदी गैसें भी छोड़ती थी, ताकि उसका पति वापस से अंडे से बाहर आ जाए। सुधा अपने पति महेश को सेद रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू क्या कर रही हो? अरे माँ जी आइए आइए, यहाँ बैठी हूँ। अरे बहू जब भी आती हूँ इसी अंडे नुमा कुर्सी पर तू बैठे रहती है हमेशा। क्या करती है इस कुर्सी पर बैठकर? कहीं ये तेरा अंडा तो नहीं है जो तू सेद रही होती है? अरे नहीं माँ जी, मेरा अंडा कैसे हो सकता है? इंसान भी कभी कोई अंडा देता है क्या? वैसे भी जब से महेश गया है तू तो इसी घर में पड़ी रहती है हमेशा। न जाने कब आएगा महेश, कौन से काम से बाहर गया है क्या पता। ये क्या तुम्हें सास वहाँ से चली जाती है? ए जी सुने आप, माँ जी की बातें आपको कितना याद कर रही थी। अब जल्दी से बाहर आने के लिए सिर्फ गर्म करने से काम नहीं चलेगा, कुछ स्पेशल इफेक्ट चाहिए। इसीलिए तो ये गंदे गंदे गैस छोड़ती हूँ, ताकि अंडा जल्दी से गर्म हो जाए और आप बाहर आ पाए। अरे मैं कब बाहर आऊँगा इस अंडे से? ऐसी नौबत कभी न आए। जी 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 जी। आखिर सुधा का पति महेश अंडे में कैसे बदल जाता है? क्या महेश वापस से अंडे से बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में सुधा और महेश रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक रोज दोनों अच्छा दिन देखकर मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। शादी करके महेश सुधा को अपने घर लेके आता है। माँ माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, जल्दी बाहर आओ। सीता देवी अपने बेटे महेश की आवाज सुन जल्दी घर से बाहर आती है। अरे हाँ बेटा, अरे बेटा ये तेरे साथ ये लड़की कौन है? कहीं तूने मेरे लिए कोई काम वाली तो नहीं लेके आ गया? अरे मैं घर का काम कर सकती हूँ, कोई काम वाले की जरूरत नहीं है, बेकार में पैसा लेगी। अरे नहीं माँ, ये कोई काम वाली नहीं है, ये तुम्हारी बहू है। आज से मैं इसे शादी करके लेके आया हूँ। क्या तू पागल अगल हो गया है क्या? शादी करके लेके आ गया किसी भी लड़की को अचानक से? ना कुछ कहा ना बोला, अचानक से शादी करके लेके आ गया। जा इसे उसके घर छोड़ा। अरे माँ मैं इसे शादी करके लेके आया हूँ, कहीं भगा के नहीं लेके आया हूँ जिसे उसके घर छोड़ा हूँ। आज से इसका भी यही घर है। अब जब तुम मेरी बात मानेगा ही नहीं, शादी करके लेके आ गया तो घर में घुसा दे। किस चीज का इंतजार कर रहा है? चलो सुधा
अंदर चलते हैं। महेश सुधा को लेकर घर के अंदर चला जाता है और इधर सीता देवी, अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थी कि बेटे की शादी दूंगी, कितना सारा दहेज मिलेगा। इसने तो सब कुछ मेरा मिट्टी में मिला के रख दिया। एक किसी लड़की को उठा के लेके आ गया कुलक्खनी को, मेरे घर मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। नहीं नहीं, इसे जैसे भी हो इस घर से निकाल के रहूंगी। मैं अपने बेटे की अच्छे से शादी दूंगी, खूब सारा दहेज मिलेगा। दूसरी सुबह सीता देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर उसकी बहू सुधा आती है चाय लेकर। माँ जी ये लीजिए चाय। आ गई सुबह सुबह कुलक्खनी, अपना मुंह लेके यहाँ रख दे और जा, घर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, जाकर कर दे। ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। सुधा चाय रखकर वहाँ से चली जाती है। ये सुबह सुबह कुलक्खनी आकर मेरा तो दिन ही खराब कर दी। चाय भी बना के आई है, देखती हूँ कैसा बनाई है। मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा बनाई होगी, गंदी सी चाय लेके आई है, टेस्ट करके देखती हूँ। सीता देवी चाय टेस्ट करती है, उसे काफी पसंद आती है। अरे चाय तो बढ़िया बनाई है, ठीक ठाक बना लेती है। नहीं नहीं, जैसे भी हो करके इसे निकालना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक रोज सुधा किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू, सब्जी में क्या बना रही हो? माँ जी वो मैं एक सब्जी बना देती हूँ। हर रोज ये घास भूसा और कब तक खिलाएगी? मुझे नहीं खाना ये सब, मेरे लिए अंडा बना। लेकिन माँ जी घर में तो अंडा नहीं है, कैसे बनाऊँ? अंडा नहीं है तो दूसरे गांव से लेके आ अंडा, फिर मेरे लिए बना। मुझे तो अंडा ही खाना है, और जल्दी बनाना, लेट मत करना, मुझे भूख लगी है। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं अंडा कहाँ से लाऊं? मुझे पता भी नहीं है कि अंडा कहाँ मिलता है, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ पर सुधा का पति महेश आता है, सुधा को परेशान दे। अरे सुधा क्या हो गया, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो। अरे वो जी माँ जी को अंडा खाना है, घर में अंडा ही नहीं है, कैसे बनाओ सब्जी? अरे अंडा तो दूसरे गांव में मिलता है, मैं ला देता हूँ। अरे नहीं नहीं, चलिए मैं भी चलती हूँ, इस बहाने थोड़ा सा घूम आऊंगी, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो मेरे साथ तब जल्दी से। सुधा महेश के साथ अंडा लेने के लिए दूसरे गांव की ओर चल देती है। महेश और सुधा दोनों अंडा लेकर दूसरे गांव से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। महेश अंडे को हिलाते डुलाते लेके जाता है। अरे महेश जी ऐसे अंडे को मत लेके जाइए, गिर जाएगा सारा अंडा, फूट जाएगा फिर। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे तो बहुत सारे करतब आते हैं, अंडे के साथ कोई नहीं गिरता है। महेश और सुधा रास्ते से जा रहे होते हैं। महेश अंडे की टोकरी को हिला डुला कर लेके जाता है। सुधा को डर था कि कहीं अंडे गिर न जाएं और उसे दोबारा अंडे लाने के लिए जाना न पड़े। अरे महेश ऐसा क्यों कर रहे हैं, अंडे गिर जाएंगे। अरे नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, तुम डरो मत। तभी उनकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। अरे सुधा वो देखो, साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं, चलो तुम्हें मैं एक जादू दिखाता हूँ। अरे नहीं महेश, चलिए यहाँ से चलते हैं, मैंने सुनी हो कि ये साधु बाबा बड़े ही खतरनाक होते हैं, श्राप वगैरह दे देते हैं। अरे वो सब कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। तुम कह रही थी ना अंडे गिर जाएंगे, देखो मैं ऐसे घुमाता हूँ, अंडे नहीं गिरेंगे। फिर महेश अंडे की टोकरी को जोर जोर से घुमाने लगता है सुधा को दिखाने के लिए। अरे महेश ऐसा मत करिए, मत करिए, अंडे गिर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखो मैं इसमें तो मास्टर हूँ, मास्टर, कुछ नहीं होगा, देखो। महेश अंडे की टोकरी को घुमाने लगता है जोर जोर से, और अचानक से टोकरी में से एक अंडा फिसल कर वहाँ से दूर जाकर उस साधु बाबा के सर पर जाकर गिरता है। अंडे लगने से अंडे फूट जाते हैं और साधु बाबा का ध्यान भंग हो जाता है और वो साधु बाबा काफी गुस्सा जाते हैं। अरे कौन है, कौन है जो मेरा ये ध्यान भंग किया? कितने परिश्रम करके कितने दिनों से मैं ये ध्यान कर रहा था, और किसने भंग किया? सामने आओ। लीजिए, मैं कह रही थी ना आपको, आप ही नहीं सुन रहे थे, हुआ ना अब जाइए, साधु बाबा क्या कहेंगे नहीं पता। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, गलती से वो अंडा फिसल कर आपके सर पर जा गिरा। क्या गलती से? तुम्हारे इस गलती के कारण मेरे कितने दिनों की परिश्रम बेकार हो गई। बाबा हमें माफ कर दीजिए। अरे सुधा ये क्या कह रही हो,
ये एक भंड साधु है, इससे माफी क्यों मांग रही हो? अंडे गिरे टूट गए, हमारा नुकसान हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ है। अरे लड़के, तुझे तो तमीज भी नहीं है बात करने की। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर दोष लगा रहा है, एक साधु पर जो एक साधना कर रहा था, और तुमने उसकी साधना भंग की, ऊपर से मेरा दोष लगा रहा है। तो और क्या करूं, हमारा नुकसान हुआ है, हमारा अंडा फूटा, आपका कुछ नहीं गया। चलो सुधा चलते हैं यहाँ से। लड़के, तेरी कटु वाणी के कारण तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी तू समझेगा। अरे ओ साधु बाबा, ये बकवास बंद करो और अपनी जो भी कर रहे थे करो, हम चलते हैं, हमें ऐसे भी लेट हो रही है। ऐसे कैसे चले जाओगे? तुझे सबक सिखाए बिना ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी इस कटु वाणी के कारण ही तू भुगतेगा। जा लड़के, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस प्रकार से तूने अंडे फेंककर मेरी तपस्या भंग की, उसी प्रकार से तू अंडा बन जा। साधु बाबा के ये बात कहते ही देखते ही देखते तुरंत महेश एक बड़े से अंडे में परिवर्तित हो जाता है। बाबा, ये क्या कर दिया आपने? इसे अंडे बना दिए मेरे पति को। प्लीज बाबा, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा इसे इंसान बना दीजिए, इससे गलती हो गई, इसकी गलती की सजा मुझे दे दीजिए, माफ कर दीजिए बाबा। मुंह से निकला हुआ वाणी वापस नहीं आता, मेरा श्राप वापस नहीं आ सकता है लड़की। तो क्या बाबा, जिंदगी भर मेरे पति अंडे बने रहेंगे? नहीं, तू अपनी मेहनत से इसे दोबारा इंसान बना सकती है। कैसे बाबा, कैसे मैं दोबारा अपने पति को इंसान बना सकती हूँ? जैसे मुर्गियाँ अंडे को सेद कर अपने बच्चे को बाहर निकालती है, उसी प्रकार से तू भी अब से इस अंडे को सेदेगी, गर्म करेगी, और समय आने पर इस अंडे में से तेरा पति बाहर आएगा। बस ध्यान रहे, अंडा खराब नहीं होना चाहिए, वरना तेरी पति की मृत्यु भी हो सकती है। सुधा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। वो अपने पति को, जो बड़ा सा अंडा में परिवर्तित हो चुका था, उसे लेकर अपने घर की ओर चल देती है। सुधा उस अंडे को एक बड़े से टोकरी में रखती है और उस पर बैठकर उसे गर्म कर रही होती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब वक्त बीतने लगते हैं। सुधा ज्यादातर समय उस अंडे के साथ ही बिताती है। अरे कब इसमें से बाहर निकलेंगे आप? आपकी एक छोटी सी गलती के कारण देखिए क्या हो गया, आप इतने बड़े अंडे में बदल गए। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक सुबह सुधा अंडे पर बैठी हुई थी। अरे क्या करूं, कब तक इस पर बैठना होगा, कब ये अंडा फूटेगा और मेरे पति बाहर आएंगे। तभी सुधा को एक बड़ी जोर की पाद आती है। सुधा जल्दी से अंडे पर से उठ जाती है और झुककर एक जोरदार पाद मारती है उस अंडे पर। जैसे ही पाद जाकर अंडे पर लगती है, अंडा फूट जाता है। और उस अंडे पर से सुधा का पति महेश धीरे धीरे बाहर आ जाता है। कमरे में अजीबोगरीब आवाज सुन सीता देवी भी जल्दी से इस कमरे में आ पहुंचती है और अपने बेटे को देखकर, अरे बेटा महेश, तू आ गया। कब आया बेटा महेश, कहाँ गया था इतने दिनों से? अरे माँ, वो मैं, अरे नहीं महेश जी, माँ जी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, हमें और नई बात छुपानी चाहिए। सुधा अपनी सास को सारी बातें बता देती है, जो कुछ भी महेश के साथ बीता था। क्या मेरा बेटा अंडा बन चुका था, इसीलिए तू यहाँ बैठकर उस अंडे को सेकती थी ताकि मेरा बेटा वापस आ जाए। मुझे माफ करना बहू, मैं तो तुझे भगाने की कोशिश करती थी और इस अंडे को फोड़कर खा जाती। कहीं मैं इस अंडे को खा जाती तो मैं अपने बेटे को ही खा जाती। अरे मुझसे गलती होने से मैं बच गई। सीता देवी को अपने गलती का एहसास होता है कि वो अपने बहू के साथ बुरा बर्ताव करती थी। इधर महेश भी अंडे पर से बाहर आ जाता है। अब से सीता देवी भी अपने बहू के साथ अच्छा बर्ताव करती है और अपने पूरे परिवार के साथ सुधा अब खुशी खुशी